हर्षित मेहता मुंबई की प्रसिद्ध कंपनी मेहता ग्रुप के सीईओ हैं। उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष की है। अपने काम करने की लगन में उन्होंने अपनी कंपनी को शिखर तक पहुंचाया है। उनके परिवार में उनकी पत्नी माधवी मेहता, बेटी इशिका, पिताजी राज मेहता और मां लता मेहता रहते हैं। राज मेहता अपनी कंपनी के चेयरमैन हैं। उनके परिवार में किसी अनबन के चलते उन्होंने कंपनी की पूरी बागडोर हर्षित मेहता को न देकर खुद ही संभाल रखी है, क्योंकि दोनों बाप बेटे की आपस में अनबन है, जिस कारण वो दोनों आपस में बात भी बहुत कम करते हैं, पर लोगों को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगने देते। इशिका मुंबई के ही कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई कर रही है और इस साल उसकी एमबीए का अंतिम वर्ष है। उसकी मां माधवी मेहता और दादी लता मेहता अपने घर को ही संभालती हैं। वैसे तो उनके घर में नौकरों की कमी नहीं है, पर उन दोनों सास बहू का मानना है कि जब तक इंसान के शरीर में जान है, उसे कुछ ना कुछ काम करते ही रहना चाहिए। रोज की ही तरह माधवी मेहता रसोई में काम कर रही थी और लता मेहता अपने पति के साथ बैठी चाय पी रही थी। तभी हर्षित मेहता अपने कमरे में ही घर के नौकर रामू को आवाज लगाते हुए नीचे आए। हर्षित मेहता, रामू रामू, मेरा बैग कहाँ है? मुझे देर हो रही है, आज ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है। रामू जल्दी आओ। हर्षित मेहता की आवाज सुनकर राज और लता मेहता उसे घूरने लगते हैं। माधवी भी रसोई से बाहर आ जाती है। लता मेहता अपने बेटे से कहती है, लता मेहता, रामू को मैंने कुछ सामान लेने के लिए बाजार भेजा है। एक काम कर, तू बहू को बोल दे, आज वो तुझे तेरा बैग पकड़ा देगी। हर्षित मेहता गुस्से में, माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो। वो सिर्फ आपकी बहू है, तो आप उससे अपने काम ही करवाइए। मेरे काम मैं खुद कर सकता हूँ। राज मेहता चिल्लाते हुए, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का कि आप तुम बड़ों से बात करने की तमीज भी भूल गए। हर्षित मेहता तंज कसते हुए, जब बड़े अपने बच्चों की खुशियों का गला घोटने में पीछे नहीं हट सकते, तो छोटों को भी अपनी तमीज भूलने में समय नहीं लगता। इतना कहकर हर्षित मेहता खुद ही अपना बैग उठाकर बिना खाए पिए ऑफिस के लिए निकल जाता है। उनके जाने के बाद राज और लता मेहता रसोई के पास खड़ी अपनी बहू माधवी की तरफ देखते हैं। लता की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उन्हें रोते हुए देखकर माधवी जल्दी से उनके पास आती है और उनके आंसू पोंछते हुए उनसे कहती है, माधवी मेहता, माँ जी आप रोइए मत। डॉक्टर ने आपको चिंता करने से मना किया है, वरना आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। लता मेहता उसका सिर सहलाते हुए, यहाँ मेरे बेटे ने तेरी जिंदगी खराब कर रखी है और तुझे अभी भी मेरी तबीयत की चिंता है, तो इतनी अच्छी क्यों है बेटा? आज तक कभी तूने हमसे शिकायत नहीं की कि हमने तेरी जिंदगी खराब कर दी। माधवी मेहता, माँ जी शिकायत तो तब करूँगी ना जब मुझे आपसे कोई शिकायत होगी, बल्कि मैं तो खुद को खुशनसीब मानती हूँ जो मुझे आप जैसे सास ससुर मिले, जिन्होंने कभी मुझे मेरे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। राज मेहता, पर बेटा, आज तक हम तुझे तेरा पति नहीं दे पाए और अब तो हमें कोई उम्मीद भी नहीं है कि तुम दोनों में कभी कुछ ठीक भी होगा। हमने कितनी कोशिश की, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। माधवी मेहता, पापा जी, इसमें उनकी कोई भी तो गलती नहीं और मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है। मेरे नसीब में अगर उनका प्यार हुआ तो वो एक ना एक दिन मुझे मिल ही जाएगा, वरना मेरी जिंदगी में आप दोनों और इशिका तो है ही। मैं इन्हीं रिश्तों के सहारे ही अपनी बाकी की जिंदगी भी गुजार दूंगी। लता मेहता, मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इशिका के रूप में तुम्हें जीने की एक उम्मीद तो दे दी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर उस दिन हर्षित शराब पीकर ना आता तो तुझे सलोनी न समझता और तेरी कोख भी सूनी रह जाती और मेरे बेटे के कारण पता नहीं तुझे दुनिया से क्या क्या ताने सुनने पड़ते, क्योंकि शादी के बाद जब तक एक औरत माँ नहीं बनती, ये दुनिया उसे जीने नहीं देती। राज मेहता, लता, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान हमारी बच्ची के साथ इतना बुरा कैसे होने दे सकते थे? माधवी की तरफ देखते हुए, जाओ बेटा, कुछ देर जाकर आराम कर लो, बाकी का काम नौकर देख लेंगे। माधवी मेहता अपना सिर हाँ में हिला देती है और अपने कमरे में चली जाती है। इशिका, जो कि वहां छुपकर उनकी बातें सुन रही थी, अपने जन्म की सच्चाई सुनकर और किसी और औरत का नाम सुनकर उसे गहरा धक्का लगता है और वो पूरी सच्चाई जानने के लिए
अपनी माँ के कमरे की तरफ चली जाती है। माधवी मेहता अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचकर उनकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो खुद से ही कहने लगती है, माधवी मेहता, मैं माँ जी और पापा जी से तो हर बार कह देती हूँ कि मैं ठीक हूँ, पर खुद को कैसे समझाऊं। ये दिल आज भी इसी उम्मीद के साथ धड़कता है कि मेरे और हर्षित के बीच एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने साल हो गए हमारी शादी को, पर मैं आज तक उनके दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई। हे भगवान, ये कैसी किस्मत लिखी है मेरी, जो विवाहिता होने के बाद भी पूरी तरह से विवाहिता नहीं हूँ। माधवी मेहता अंदर बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी कि इतने में बाहर इसिका उनके कमरे में जाने के लिए दरवाजा खोलने लगी, पर दरवाजा अंदर से बंद था। ये देखकर इसिका मन में कहने लगी, इसिका, लगता है माँ को पापा की बात का कुछ ज्यादा ही बुरा लगा है, वरना वो कभी भी रूम का दरवाजा अंदर से बंद नहीं करती। इसिका को अपनी माँ की चिंता होने लगती है तो वो माँ माँ कहते हुए दरवाजा खटखटाने लगती है। इसिका की आवाज़ सुनकर माधवी मेहता जल्दी से अपने आंसू पोंछ देती है और एक बनावटी मुस्कान के साथ दरवाजा खोल देती है। उन्हें देखकर इसिका उनसे पूछती है, इसिका, माँ आप ठीक तो है ना? आपने दरवाजा अंदर से क्यों बंद कर रखा था? माधवी मेहता मुस्कुराते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, वो तो माँ जी और पापा जी ने मुझे आराम करने को कहा तो मैं अंदर आकर लेट गई, वरना तुझे तो पता ही है अपने दादा दादी का, अगर मैं उनकी बात ना मानती तो मुझे डांट पड़ती। इसिका मुस्कुराते हुए, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, वैसे अच्छा ही है कि दादू और दादी आपको डांट देते हैं, वरना आप तो अपना ख्याल रखती ही नहीं। माधवी मेहता, अच्छा जी, मेरी बेटी को मेरी इतनी फिक्र हो रही है। इसिका, और नहीं तो क्या माँ। माधवी मेहता, चल ठीक है, अब से मैं अपना ध्यान रखूंगी, पर पहले तेरे लिए खाना लगा दूं, तुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। इसिका, माँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। माधवी मेहता, हाँ तो कॉलेज से आकर जितनी मर्जी बातें कर लेना, पर अभी जल्दी से तैयार हो जा, वरना लेट हो जाएगी। इसिका, माँ अगर एक दिन कॉलेज ना गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेरा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। माधवी मेहता उसे छेड़ते हुए, लगता है मेरी बेटी ने मेरे जमाई राजा के बारे में बताना है आज मुझे। इसिका गंभीर होते हुए, माँ क्या आपको मेरी शक्ल देखकर लगता है कि ऐसी कोई बात होगी? माधवी मेहता घबराते हुए, सब ठीक तो है ना इसिका, कोई समस्या तो नहीं है ना? इसिका, माँ क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? माधवी मेहता, हाँ हाँ आजा अंदर। इसिका अंदर जाकर बेड पर बैठ जाती है और माधवी मेहता उसके पास बैठकर उसका सिर सहलाते हुए कहती है, माधवी मेहता, अब बता बेटा कि क्या बात है? इसिका, बताना तो आपको है माँ, और वो भी सब सच सच। माधवी मेहता, मैं कुछ समझी नहीं, तू किस बारे में बात कर रही है? इसिका, आपके और पापा के बारे में। देखिए माँ, आज कोई झूठ नहीं, आज मुझे सब कुछ जानना है कि आप दोनों पति पत्नी होने के बाद भी अलग अलग कमरों में क्यों रहते हैं और क्यों पापा आपसे बात तक नहीं करते। माधवी मेहता अनजान बनते हुए, ये तू कैसी बातें कर रही है इसिका? मैं तुम्हारी माँ हूँ और तू ये मुझसे किस तरह के प्रश्न पूछ रही है? और तुझे तो पता ही है कि तेरे पापा को ऑफिस में कितने काम होते हैं और घर आकर भी उन्हें काम देखने पड़ते हैं। उन्हें काम में कोई दिक्कत ना हो, बस इसीलिए हम अलग रहते हैं। इसिका, माँ अब मैं कोई बच्ची नहीं रही जो आपकी इन बातों को सच मान लूंगी। बचपन में भी जब मैं आपसे ये प्रश्न पूछती थी कि आप मेरे कमरे में क्यों सोती हैं, तो आप कहती थी कि तुम अभी छोटी हो ना, बस इसलिए। पर माँ, अब आपके ये झूठ नहीं चलेंगे। माँ, एक माँ बेटी में माँ और बेटी के साथ साथ सहेलियों का रिश्ता भी होता है, और मैं इसी रिश्ते से आपसे पूछ रही हूँ। माँ, मुझे सच जानने का पूरा हक है। जब मैं आपको सब कुछ बेझिझक बता देती हूँ तो आपको मुझे बताने में क्या दिक्कत है? इसिका की बातें सुनकर माधवी जी सोच में पड़ जाती हैं कि उसे सब सच बताएं या नहीं, पर इसिका के बार बार पूछने पर माधवी उसे सब कुछ बताने को तैयार हो जाती है और कहती है, माधवी मेहता, तुम्हें हम दोनों के बीच की इन दूरियों का कारण जानने के लिए आज से 25 वर्ष पहले की पूरी बात जाननी होगी। इसिका, माँ मैं पूरी बात जानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। माधवी जी गहरी सांस लेती हैं और इसिका को सब कुछ बताना शुरू करती हैं। माधवी मेहता, बात तब की है जब तुम्हारे पापा कॉलेज में पढ़ते थे, तब उन्हें अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की सलोनी से प्यार हो गया।
सलोनी भी तुम्हारे पापा से प्यार करती थी। धीरे धीरे उन दोनों का प्यार इतना गहरा होता चला गया कि उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही शादी करने का फैसला ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही तुम्हारे पापा ने घर पर अपने और सलोनी के बारे में सब कुछ बता दिया और ये भी बताया कि वो उसे शादी करना चाहते हैं। ये सब जानकर तुम्हारे दादाजी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने हर्षित की शादी पहले ही मुझसे तय कर दी थी और उनका मानना था कि एक बार जवाब देकर वो पीछे नहीं हट सकते। इतना कहकर माधवी मेहता चुप हो गई तो इशिका ने उनसे आगे बताने को कहा। माधवी मेहता ने आगे बताना शुरू किया। माधवी मेहता, फिर तुम्हारी दादी ने दादू को समझाया कि उन्हें एक बार सलोनी के परिवार से मिल लेना चाहिए। आखिर ये उनके बेटे की जिंदगी का सवाल है। ऐसे जबरदस्ती उसकी शादी करवा कर किसी को खुशी नहीं मिलेगी। तुम्हारी दादी के समझाने पर तुम्हारे दादाजी उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए और तुम्हारे दादू दादी सलोनी के परिवार वालों से मिलने के लिए चले गए। पर पता नहीं वहाँ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे दादू दादी ने फैसला सुना दिया कि हर्षित की शादी होगी तो सिर्फ माधवी यानी कि मुझसे। अगर हर्षित ने मना किया तो वो उन दोनों का मरा हुआ मुंह देखेंगे। अपने मम्मी पापा से ऐसी बात सुनकर हर्षित को मजबूरन मुझसे शादी करनी पड़ी। हर्षित इन सब का जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं, इसीलिए उन्होंने ना तो आज तक मुझे कभी अपनी पत्नी का दर्जा दिया और ना ही कभी मुझसे बात की। सारी सच्चाई बताने के बाद माधवी जी की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। इशिका उन्हें चुप करवाते हुए कहती है, इशिका माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने फिर से आपके जख्मों को हरा कर दिया। माधवी मेहता, बेटा तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जख्म तो तब ताज़ा होते अगर कभी भरे होते। सच तो ये है कि मैं सिर्फ सबके सामने ही खुद को संभालने की कोशिश करती हूँ, पर हकीकत में तो आज तक ये बात मुझे बहुत तकलीफ देती है। इशिका माँ, जब पापा को आपकी कदर ही नहीं है तो आप क्यों इस रिश्ते को निभाने में लगी हैं? ऐसे घुटकर जीने से अच्छा है कि आप इस रिश्ते से खुद को आज़ाद करवा लें। माधवी मेहता, इशिका मैं इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती जो इस बात के लिए इस रिश्ते को तोड़ दूं। अरे क्या हुआ अगर तुम्हारे पापा को मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना है तो? पर मैं तो उन्हें अपना पति मानती ही हूँ ना। और माँ जी, पापा जी की भी इसमें क्या गलती है? वो तो अपने बेटे के खिलाफ जाकर भी मुझे अपनी बेटी से बढ़कर प्यार देते हैं, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। तो मैं उन्हें ऐसे ही छोड़कर चली जाऊं? नहीं इशिका, ये सब मुझसे नहीं होगा। इशिका अपने कान पकड़ते हुए, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, आपकी तकलीफ जानकर इतनी दुखी हो गई कि कुछ भी सोच गई। माधवी मेहता उसके गाल पर हाथ फेरते हुए, कोई बात नहीं बेटा, पर दोबारा कभी ऐसा मत सोचना। और हाँ, अपने पापा को गलत मत समझना, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इशिका अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में थामते हुए, माँ गलती तो आपकी भी नहीं है ना, तो फिर आपको किस बात की सजा मिल रही है? माधवी मेहता मायूस होते हुए, बेटा कई बार किसी की गलती ना होने के बाद भी गलत फहमी के कारण रिश्ते खराब हो जाते हैं। और बेटा, किस्मत में जो लिखा होता है उसे भी तो बदला नहीं जा सकता ना। इसी का कुछ सोचते हुए, माँ मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आखिर उस दिन सलोनी आंटी के घर पर ऐसा क्या हुआ जो दादू दादी ने ऐसा फैसला लिया। माधवी मेहता, ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा, मैंने काफ़ी बार जानने की कोशिश की, पर हर बार माँ जी और पापा जी ने मेरी बात को टाल दिया और एक दिन तो वो मुझ पर इतना गुस्सा हो गए कि मैंने दोबारा कभी पूछा ही नहीं। इशिका, लगता है बात कुछ ज़्यादा ही गंभीर है, वरना दादू दादी आपको कभी डांट ही नहीं सकते। माधवी मेहता, हाँ बेटा, पर तू मुझसे वादा कर कि तू इन सब मामलों से दूर रहेगी। इशिका, ठीक है माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको तकलीफ हो। माधवी मेहता मुस्कुराते हुए, ये हुई ना मेरी अच्छी बेटी वाली बात। चल अब जल्दी से तैयार होकर कॉलेज जा, बेवजह कॉलेज से छुट्टी लेना अच्छी बात नहीं। इशिका अपनी माँ के गले लगते हुए, ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। इतना कहकर इशिका वहाँ से चली जाती है और माधवी मेहता भी उन्हें इतनी प्यारी और समझदार बेटी देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करने लगती है। सारी सच्चाई जानने के बाद इशिका अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी माँ के साथ बिताने लगी और उन्हें खुश रखने के लिए वो उन्हें कभी कहीं तो कभी कहीं घुमाने के लिए लेकर जाने लगी। माधवी जी उसे बहुत मना करती, पर वो मानती ही नहीं थी और इस काम में उसके दादू दादी भी उसका साथ देते थे।
इसी का मौका ढूंढने लगी जब वो अपने पापा को उनकी गलती का एहसास करवा सके। एक दिन उसे ये मौका मिल ही गया जब हर्षित मेहता ने अपने परिवार को बताया। हर्षित मेहता सिंघानिया ग्रुप ऑफ एसोसिएशन के मालिक मिस्टर रणवीर सिंघानिया और उनकी पत्नी मिसेज नमिता सिंघानिया हमारे साथ डिनर करना चाहते हैं, इसलिए मैंने कल उन्हें हमारे यहाँ खाना खाने बुलाया है। तो सब तैयारियां अच्छे से कर लेना और कोई तमाशा मत करना। राज मेहता तंज कसते हुए, हाँ सारे तमाशे तो हम ही करते हैं, तुमने तो 25 सालों से अपने रिश्ते बड़ी अच्छे से निभाए हैं। हर्षित मेहता, मैं तो रिश्ते निभाना ही चाहता था, पर इन्हें खराब करने की शुरुआत तो आपने ही की थी। लता मेहता, बस करो आप दोनों, जब देखो इस घर को लड़ाई का मैदान बनाकर रखते हो। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब जाकर अपने काम करो। और हाँ हर्षित, तुम चिंता मत करो, सारी तैयारियां हो जाएंगी और एक बार फिर से हम सब एक खुशहाल परिवार का दिखावा भी कर लेंगे। अब जाओ सब यहाँ से। लता जी की बात सुनकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह हर्षित मेहता और राज मेहता ऑफिस चले जाते हैं। इसका भी अपने कॉलेज चली जाती है। लता जी और माधवी जी मेहमानों के स्वागत की तैयारियां करने लगती हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है और शाम को हर्षित मेहता और राज मेहता ऑफिस से जल्दी आकर तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद रणवीर सिंघानिया अपनी पत्नी नमिता सिंघानिया और बेटे कबीर के साथ मेहता हाउस पहुंच जाते हैं। सब उनका अच्छे से स्वागत करते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद सब लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे, जिन्हें देखकर रणवीर सिंघानिया मुस्कुराते हुए कहते हैं। रणवीर सिंघानिया, हर्षित जी, इतने सारे तामझाम की क्या जरूरत थी? हम सब में इतनी अच्छी दोस्ती तो है ही कि इन सब औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हर्षित मेहता मुस्कुराते हुए, ये सब हमने किसी औपचारिकता के कारण नहीं किया रणवीर जी, बल्कि ये सब तो हमने अपनी खुशी के लिए किया है। और आप सब इतने समय के बाद हमारे घर आए हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। रणवीर सिंघानिया, अब भाई मैं क्या बोलूं, आपने तो कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं। हर्षित मेहता, तो फिर बोलने को रहने दीजिए और खाना खाइए आराम से। हर्षित की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और खाना खाने लगते हैं। पहला निवाला मुंह में लेते ही नमिता जी खुश होकर कहती हैं। नमिता सिंघानिया, अरे वाह, क्या खाना बना है, सच में आज तक मैंने कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया। लता मेहता मुस्कुराते हुए, सारा खाना हमारी बहू ने जो बनाया है अच्छा तो होगा ही। नमिता सिंघानिया हैरान होते हुए, सच में? लता मेहता, हाँ बेटा। नमिता सिंघानिया हर्षित की ओर देखकर, सच में भाई साहब, आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको इतनी अच्छी और अन्नपूर्णा पत्नी मिली। सच बताऊं तो खाना बनाना मेरे बस का तो बिल्कुल भी नहीं है, हमने तो कुक रखा हुआ है। नमिता जी की बात पर हर्षित जी सिर्फ मुस्कुराकर रह जाते हैं और चुपचाप खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद माधवी जी सबसे कहती हैं, माधवी मेहता, मैंने मीठे में सबके लिए खीर बनाई है, आप सब बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आई। इतना कहकर माधवी जी रसोई में चली जाती हैं और रामू की मदद से कटोरियों में खीर परोस कर ले आती हैं और सबको परोस देती हैं। खीर खाकर भी सब खुश हो जाते हैं और रणवीर जी कहते हैं, रणवीर सिंघानिया, सच में आज का खाना खाकर तो मज़ा ही आ गया। अब तो मेरा मन करता है यहीं बस जाऊं और रोज इतना स्वादिष्ट खाना खाऊं। राज मेहता मुस्कुराते हुए, तो बस जाओ यहीं, तुम्हें मना किसने किया है, ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है। रणवीर सिंघानिया, तभी तो बाबूजी हमने कुछ सोचा है ताकि हम जब चाहें तब यहाँ आ सकें। राज मेहता, मैं कुछ समझा नहीं बेटा। सभी हैरानी से रणवीर सिंघानिया की ओर देखने लगते हैं। रणवीर जी पहले नमिता जी की तरफ देखते हैं। नमिता जी मुस्कुराते हुए अपना सिर सहमति में हिला देती हैं। तो रणवीर जी सबको कहते हैं, रणवीर सिंघानिया, दरअसल मैं और नमिता हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं और इसीलिए हम अपने बेटे कबीर के लिए आपकी बेटी इशिका का हाथ मांगने आए हैं। ये बात सुनकर पूरा मेहता परिवार आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। सबको चुप देखकर नमिता जी कहती हैं, नमिता सिंघानिया, मैं जानती हूँ कि हमने अचानक ही आपके सामने ये प्रस्ताव रख दिया जो आपको अजीब लग रहा होगा, पर हम काफ़ी समय से आपसे ये बात करना चाहते थे। बस आपसे यही उम्मीद है कि आप मना नहीं करेंगे। आप यकीन मानिए कि हम इशिका को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे और उसे कभी कोई कमी नहीं होने देंगे।
हर्षित मेहता कुछ देर सोचने के बाद, अरे भाभी, आप तो हमें शर्मिंदा कर रही हैं। हमें आप पर तनिक भी संदेह नहीं है और हमें तो खुशी होगी अगर हमारी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। आप एक बार कबीर से तो पूछ लीजिए, क्या कबीर को ये रिश्ता मंजूर है? कबीर, अंकल, मुझे इस रिश्ते में कोई ऐतराज नहीं है। मैं इसिका से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हर्षित मेहता मुस्कुराते हुए, बस फिर हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। किसी को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं होता, इसलिए सब खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं। तभी इसिका सबसे कहती है, इसिका, माफ़ कीजिएगा, पर मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं कबीर से तो क्या, किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। हर्षित मेहता उसे घूरते हुए, इसिका, ये तुम क्या कह रही हो? इसिका, मैं वही कह रही हूँ जो आप सबने सुना है। इससे पहले कि हर्षित मेहता कुछ बोलते, उससे पहले ही नमिता जी बात को संभालते हुए बोली, नमिता सिंघानिया, कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से सोचकर जवाब दे देना। हमने ही ऐसे अचानक से रिश्ते की बात कर दी तो इसिका को अजीब लग रहा होगा। रणवीर सिंघानिया, हाँ, तुम सही कह रही हो। हर्षित जी, इसिका बिटिया को जितना समय चाहिए उसे लेने दीजिएगा। हमें इतनी भी जल्दी नहीं है कि हम बच्चों के साथ जबरदस्ती करें। हर्षित मेहता बनावटी हंसी के साथ, जी ठीक है। रणवीर सिंघानिया मुस्कुराते हुए, अच्छा तो अब हम चलते हैं। आज आप सबके साथ वक्त बिताकर बहुत अच्छा लगा। रणवीर जी के परिवार वाले सबसे विदा लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हर्षित जी गुस्से में इसिका से कहते हैं, हर्षित मेहता, इसिका, ये क्या तरीका है मेहमानों से बात करने का? इसिका, पापा, यहाँ मेरे रिश्ते की बात चल रही थी और मुझे पूरा हक है अपनी जिंदगी का फैसला लेने का। हर्षित मेहता, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लग गई हो। इसिका तंज कसते हुए, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। माधवी जी इसिका की बाजू पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा करती हैं, पर इसिका आज किसी की बात नहीं सुनती और आगे कहती है, इसिका, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती और ये मेरा अंतिम फैसला है। हर्षित मेहता, शादी तो तुम्हारी होगी ही, और वो भी कबीर से। राज मेहता गुस्से में, हर्षित, ये क्या जबरदस्ती है? जब वो कह रही है कि उसे रिश्ता मंजूर नहीं है तो ना सही। हर्षित मेहता, आपके ही लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, पर अब इसकी मनमानी नहीं चलेगी। इसिका, क्यों पापा? 25 साल पहले आपकी मनमानी नहीं चली तो क्या इस बात का बदला आप मुझसे लेंगे? हर्षित जी को इसिका की बात पर इतना गुस्सा आता है कि वो उस पर हाथ उठाते हुए रुक जाते हैं। एक पल के लिए तो इसिका सहम जाती है, पर फिर हिम्मत करके कहती है, इसिका, क्या हुआ पापा? रुक क्यों गए? मारिए ना। पर क्या आपके मारने से ये सच बदल जाएगा? पापा, हर लड़की चाहती है कि वो अपने पति में अपने पापा की परछाई देखे, पर मुझे डर है कि मेरा पति भी आप जैसा ही ना हो, जो मजबूरी में मुझसे शादी करे और आपकी ही तरह मेरी भी जिंदगी नर्क बना दे, जैसे कि आपने माँ की बना रखी है। मैं माँ की जितनी हिम्मती नहीं हूँ जो ये सब कुछ सह ले, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। हर्षित मेहता चिल्लाते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। राज मेहता, वाह भाई, जब तुम ये सब करो तो सही, और अब जब तुम्हारी बेटी ने तुम्हें सच का आईना दिखा दिया तो वो गलत हो गई। हर्षित मेहता, आप तो कुछ बोलिए ही मत, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। अगर आपने उस समय मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लता मेहता चिल्लाते हुए, हर्षित, बस बहुत सुन ली हमने तुम्हारी, पर आज नहीं। अरे तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी उस सलोनी से क्यों नहीं करवाई? राज मेहता उन्हें रोकते हुए, नहीं लता, तुम कुछ नहीं बोलोगी। इसिका राज जी को रोकते हुए, दादू प्लीज, आज दादी को मत रोकिए, हम भी सच जानना चाहते हैं और क्या पता ये सच जानकर ये बिखरे हुए रिश्ते सुलझ ही जाएं। राज मेहता, बेटा, उस सच को जानने के बाद बिखरे हुए रिश्ते सुलझेंगे या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, पर ये सच जानकर तुम्हारे पापा बिखर जाएंगे। हर्षित मेहता हैरानी से, ऐसा कौन सा सच है जो आप दोनों ने मुझसे छुपा कर रखा है, चाहे मैं बिखर ही क्यों ना जाऊं? पर मुझे आज सच जानना ही है, आपको मेरी कसम। राज मेहता, ये तूने क्या किया? अपनी कसम देकर हमें विवश कर दिया। ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ कि हमने तेरी शादी सलोनी से क्यों नहीं करवाई। तुझे याद है जब मैंने तुझे बोल दिया था कि तेरी शादी माधवी से ही होगी और मैं अपने कमरे में चला गया था? हर्षित मेहता, जी, उस दिन की हर बात मुझे आज भी अच्छे से याद है। राज मेहता, उस दिन मेरे कमरे में जाने के बाद तुम्हारी माँ मेरे पास आई और मुझसे बोली, 25 वर्ष पहले। लता मेहता, आप इतने गुस्से में वहां से क्यों चले आए? राज मेहता,
और क्या करता लता, देखा नहीं तुमने कि कैसे हमारा बेटा समाज में हमारी नाक कटवाने में लगा हुआ है। लता मेहता, वो अभी बच्चा है और इस उम्र में ये सब हो जाता है। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर हमने हर्षित की शादी जबरदस्ती माधवी से करवा दी तो क्या वो दोनों खुश रह पाएंगे? राज मेहता, तुम कहना क्या चाहती हो लता? साफ साफ बोलो। लता मेहता, मेरी मानिए तो एक बार सलोनी और उसके परिवार से मिल लीजिए। आखिरकार ये हमारे बेटे की पूरी जिंदगी का सवाल है और हमें इतनी जिंदगियां खराब नहीं करनी चाहिए। राज मेहता, पर मैं माधवी के माता पिता को क्या जवाब दूंगा? लता मेहता, आप फिलहाल उन्हें कुछ मत कहिए। एक बार हम सलोनी के परिवार से मिल लें और अगर सब सही रहा तो मैं खुद माधवी के माता पिता को समझा दूंगी। वो भी अपनी बेटी की खुशी ही चाहेंगे, मुझे पूरा यकीन है। राज मेहता, कुछ देर सोचने के बाद, ठीक है, तो हम कल ही सलोनी के घर चलेंगे, पर तुम इस बारे में अभी हर्षित को कुछ मत बताना और बातों ही बातों में उसे सलोनी का पता पूछो। लता मेहता मुस्कुराकर, ठीक है। फिर लता जी बातों ही बातों में हर्षित से सलोनी का पता ले लेती हैं और अगले दिन वो दोनों कुछ उपहार लेकर सलोनी के घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन सलोनी के घर। राज मेहता, जी नमस्ते, मैं हूँ राज मेहता और ये मेरी पत्नी है लता मेहता। शिवराज जी, सलोनी के पापा, नमस्ते, पर माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। राज मेहता, जी हम दोनों हर्षित के मम्मी पापा हैं। दरअसल मेरा बेटा और आपकी बेटी सलोनी एक ही साथ कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए हम आपकी बेटी सलोनी का हाथ अपने बेटे हर्षित के लिए मांगने आए हैं। शिवराज जी गुस्से में, ये आप क्या कह रहे हैं? आप बड़े लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बेटी पर जो इल्ज़ाम लगाते रहेंगे वो हम चुपचाप सुनते रहेंगे। लता मेहता, भाई साहब, हम आपकी बेटी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, बल्कि जो सच है वही कह रहे हैं। हम तो यहाँ सिर्फ रिश्ते की बात करने आए हैं, इसके अलावा तो हमने कुछ बोला ही नहीं। शीतल जी, सलोनी की माँ, देखिए बहन जी, हमारे लिए हमारी लड़की का किसी के साथ चक्कर होना ही बहुत बड़ी बात है और हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। राज मेहता गुस्से में, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये सब चलता है? हम तो यहाँ अपने बेटे की खुशी के लिए आ गए, वरना हमें कोई शौक नहीं था यहाँ आने का। और अगर आपको इतना ही विश्वास है अपनी बेटी पर तो बुलाइए उसे और पूछिए सब, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शिवराज जी, वैसे तो इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, पर आपकी तसल्ली के लिए ये भी कर देते हैं। इतना कहकर शिवराज जी सलोनी को आवाज लगाते हैं। कुछ ही देर में सलोनी वहां आती है और कहती है, सलोनी, पापा आपने बुलाया मुझे। शिवराज जी राज और लता मेहता की ओर इशारा करते हुए, बेटा क्या तुम इन लोगों को जानती हो? सलोनी उन्हें देखने के बाद, नहीं पापा, मैं नहीं जानती कौन है ये लोग। इससे पहले कि शिवराज जी कुछ कहते, लता जी बीच में ही बोल पड़ी। लता मेहता, बेटा हम हर्षित के मम्मी पापा हैं। सलोनी, कौन हर्षित? लता मेहता, हर्षित जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता था और जिससे तुम शादी करना चाहती हो। सलोनी, आंटी ये आप क्या कह रही हैं? हर्षित मेरे साथ पढ़ता जरूर था, पर मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। और रही बात शादी की, तो मेरी शादी राघव से होने वाली है, जो आज से 10 दिन बाद है। लता मेहता हैरानी से, बेटा ये तुम क्या कह रही हो? देखो तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। पर बेटा सच बोल दो, मेरा हर्षित तुमसे बहुत प्यार करता है और तुमसे शादी करने की जिद पकड़ कर बैठा है, और तुम भी तो उससे प्यार करती हो ना? सलोनी, आंटी जी मैं आपसे इज्जत से बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी। मुझे नहीं पता कि हर्षित ऐसा क्यों कर रहा है, पर जरूरी नहीं कि अगर वो मुझसे शादी करना चाहता हो तो मैं भी उसे शादी करना चाहूँ। कॉलेज की हंसी मजाक को अगर वो मेरा प्यार समझ बैठा तो उसकी गलती है, मेरी नहीं। आप लोग यहाँ तमाशा मत कीजिए और अपने बेटे से बात कीजिए। अपनी पत्नी की बेइज्जती होती देख राज जी को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोले, राज मेहता, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से ऐसे बात करने की? अरे हम तो सिर्फ अपने बेटे के कारण चुप बैठे हैं, वरना तुम जैसी बदतमीज लड़की को तो हम अपने घर की बहू क्या, उससे कोई रिश्ता भी ना रखें। शिवराज जी गुस्से में, बस बहुत बोल लिया आप लोगों ने। अगर अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए होते तो आज ये नौबत ना आती। आप लोगों का तो पता नहीं, पर हम जरूर इज्जतदार लोग हैं और हमें ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर मत कीजिए कि बाद में आपको पछताना पड़े। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। राज मेहता गुस्से में,
चलो लता यहाँ से, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। अब यकीन हो गया कि इन जैसी लड़कियों का कोई दीन ईमान नहीं होता। पहले तो खुद ही लड़कों पर डोरे डालती हैं, फिर बाद में हंसी मजाक था कहकर खुद चलती बनती हैं। गलती हमारी ही है जो हम यहाँ आए। लता मेहता रोते हुए। पर हम हर्षित से क्या कहेंगे? राज मेहता, वो सब बाद में देखेंगे, पर अभी यहाँ से चलो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। शिवराज जी गुस्से में। आपके लिए यही उचित है कि अभी चले जाइए यहाँ से। वो तो हमने अपनी बेटी की शादी रखी हुई है, वरना हम आपको बताते कि हमारे घर की बेटी से ऐसे बातें करने का क्या अंजाम होता है। राज मेहता, हमें भी कोई शौक नहीं है बेवजह किसी की बेटी को बदनाम करने का, पर जो जैसा है उसे तो वैसा ही बोला जाएगा। इतना कहकर राज जी और लता जी वहां से चले जाते हैं और घर आकर राज जी हर्षित से कहते हैं, राज मेहता, हर्षित कान खोलकर सुन ले कि तेरी शादी होगी तो सिर्फ माधवी से, वरना तू हमारा मरा हुआ मुंह देखेगा वर्तमान में। राज मेहता, ये है पूरी सच्चाई जो हमने सिर्फ इसलिए तुमसे छिपाई क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि सलोनी की सच्चाई और हमारे अपमान की बात सुनकर तुम कोई गलत कदम ना उठा लो। हमें यकीन था कि माधवी की अच्छाई का एक न एक दिन तुम पर असर होगा और तुम उसे अपनी पत्नी का दर्जा दे दोगे, पर हम गलत थे। पूरी सच्चाई जानने के बाद कि कैसे सलोनी ने हर्षित के प्यार और उसके माता पिता का मजाक बना दिया, सबकी आंखों में आंसू आ गए और हर्षित जी तो वहीं धम से जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, हर्षित मेहता, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सलोनी ने तो मेरे साथ प्यार में इतनी कस्में खाई थी, जो वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लता मेहता उसका सिर सहलाते हुए, यही सच है बेटा, सलोनी तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं थी। हमें जैसी बहू चाहिए थी। अगर सलोनी वैसी होती ना तो हम खुशी खुशी तुम्हारी शादी उससे करवा देते, पर उसने न सिर्फ हमारा बल्कि तुम्हारे प्यार का भी मजाक बना दिया। अब तुम ही बताओ कि हम तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से कैसे करवा सकते थे? सच तो ये है कि सलोनी माधवी के पांव की धूल के बराबर भी नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर हर्षित जी बिना कुछ बोले वहां से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। सब लोग आंखों में आंसू लिए उन्हें जाते हुए देखते ही रह जाते हैं, पर किसी की भी उन्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। हर्षित जी को कमरे में गए काफी देर हो गई थी, अब तक वो बाहर नहीं आए थे, इसलिए माधवी जी का मन काफी बेचैन हो रहा था। उन्हें इस तरह से बेचैन देखकर लता जी उनके पास गईं और उनसे कहने लगीं, लता मेहता, बेटा, मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकती हूँ, पर इस समय हर्षित को अकेला छोड़ना ही ठीक है। सलोनी की असलियत जानने के बाद उसे गहरा धक्का लगा है और इन सब से बाहर आने में उसे कुछ समय लगेगा। माधवी मेहता, मैं जानती हूँ माँ जी, पर पता नहीं क्यों ये दिल मानने को तैयार नहीं है। उन्हें इस तरह बिखरा हुआ देखकर बहुत तकलीफ हो रही है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। लता मेहता, इसमें मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। माधवी मेहता चमकती आंखों से, मुझे क्या करना होगा माँ जी, आप बस बताइए, इनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लता मेहता, तुम अभी जाकर उसकी पसंद का खाना बनाओ। खाना बनने के बाद हम उसे डाइनिंग टेबल पर बुला लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि अपना पसंदीदा खाना देखकर उसे अच्छा लगेगा। माधवी मेहता, बस इतनी सी बात, मैं अभी उनकी पसंद का खाना बना देती हूँ। माधवी जी एक उम्मीद के साथ जल्दी से रसोई में चली जाती हैं और जल्दी से हर्षित जी की पसंद का खाना बना देती हैं। खाना बनने के बाद वो रामू की मदद से सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं और सबको खाने के लिए बुला लेती हैं। सबके आने के बाद वो रामू को कहकर हर्षित जी को बुलाने भेजती हैं। रामू उन्हें बुलाने चला जाता है और सब उनका इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद रामू के चिल्लाने की आवाज आती है, रामू, मालिक मालिक जल्दी आइए, देखिए छोटे मालिक को क्या हो गया है। रामू की आवाज़ सुनकर सभी घबरा जाते हैं और जल्दी से भागकर हर्षित जी के कमरे में आते हैं और देखते हैं कि हर्षित जी जमीन पर बेहोश पड़े हुए हैं। सब जल्दी से उनके पास जाते हैं, उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो कोई जवाब नहीं देते। राज मेहता, रामू जल्दी से पानी लेकर आओ और इशिका, तुम जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके यहाँ आने को कहो। राज जी के कहे मुताबिक रामू जल्दी से पानी ले आता है और इशिका जल्दी से डॉक्टर को बुला लेती है। पानी की छींटे मारने के बाद भी हर्षित जी को होश नहीं आता। राज जी नौकरों को बुलाकर हर्षित जी को बेड पर लिटाते हैं। लता जी और माधवी जी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। लता जी रोते हुए कहती हैं, लता मेहता, सब मेरी ही गलती है, मुझे हर्षित को ये सब बताना नहीं चाहिए था। राज मेहता, तुमने तो सिर्फ कहा था लता, अगर मैं चाहता तो बात को छिपा भी सकता था। माधवी मेहता,
माँ जी, पापा जी, आप दोनों खुद को दोष ना दीजिए। एक न एक दिन तो इन्हें सच्चाई का पता चलना ही था। बस अब भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये जल्दी से ठीक हो जाएं। इतने में डॉक्टर भी वहां आ जाते हैं। सबको बाहर जाने का कहकर डॉक्टर इनका चेकअप करते हैं। बाहर खड़े सब हर्षित जी के जल्दी ठीक होने की दुआ करने लगते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और राज जी उनसे पूछते हैं, राज मेहता, डॉक्टर साहब क्या हुआ है हर्षित को? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर, क्या उन्हें किसी बात का तनाव था? राज मेहता नजरें झुकाकर, जी डॉक्टर, बस इसी वजह से वो बेहोश हो गए हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। बस अब उन्हें फिर से कोई तनाव ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। राज मेहता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। फिर राज जी उन्हें उनकी फीस देकर विदा करते हैं। बाकी सब भी हर्षित की तबीयत ठीक है जानकर राहत की सांस लेते हैं। किसी का भी खाने का मन नहीं होता, पर कहीं राज जी और लता जी की तबीयत खराब ना हो जाए, ये सोचकर माधवी जी सबको खाना खिला देती हैं। बाकी सब तो खाना खा लेते हैं, पर माधवी जी खाना नहीं खाती और बाद में खाने का बहाना बना देती हैं। चूंकि हर्षित जी को सुबह से पहले होश नहीं आना था, इसलिए सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पर माधवी जी हर्षित जी के कमरे की तरफ चली जाती हैं। पहले तो वो हर्षित जी के कमरे में ही रुकने वाली थीं, पर फिर उन्हें डॉक्टर की बात याद आती है कि उन्हें कोई तनाव नहीं देना है। और माधवी जी ये बात अच्छे से जानती थीं कि हर्षित जी के लिए सबसे ज्यादा तनाव की वजह वो खुद हैं। इसलिए वो हर्षित जी के कमरे के बाहर दरवाजे के पास ही दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ जाती हैं। माधवी जी की वहां बैठे बैठे कब आंख लग जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। उनके गालों पर आंसुओं की लकीरें खिंच गई थीं, जिनसे साफ जाहिर हो रहा था कि वो रोती रोती ही सो गईं। अगले दिन सुबह करीब 4 बजे हर्षित जी को होश आया। उन्हें कमरे में बेचैनी महसूस हुई, इसलिए उन्होंने कुछ देर बाहर बगीचे में टहलकर आने का सोचा। इस सोच के साथ हर्षित जी बेड से उठे और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगे कि तभी उनकी नजर कमरे के बाहर दीवार से सिर टिकाए सो रही माधवी जी पर पड़ी। हर्षित जी के कदम वहीं रुक गए और वो ध्यान से माधवी जी की ओर देखने लगे। शादी के बाद आज पहली बार हुआ था कि उन्होंने माधवी जी की तरफ ध्यान से देखा था। माधवी जी के गालों पर खिंची आंसुओं की लकीरें आज उन्हें कुछ ज्यादा ही बेचैन कर रही थीं और वो मन में सोचने लगे, हर्षित मेहता, माधवी की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। आखिर इसकी क्या गलती थी जो मैं इसे पिछले 25 सालों से सजा दे रहा हूँ। मैंने इसके साथ कभी ढंग से बात तक नहीं की और ये मेरे लिए खुद को कितनी तकलीफ दे रही है। यहाँ जमीन पर बैठी बैठी रोते हुए सो गई। मैं इतना पत्थर दिल कैसे बन गया कि मुझे कभी माधवी का खुद के लिए प्यार और सम्मान नजर ही नहीं आया। अगर माधवी की जगह कोई और लड़की होती तो कब का मुझे छोड़कर चली गई होती, पर इसने मुझे छोड़कर जाना तो दूर कोई शिकायत तक नहीं की। सच में माधवी, तुम किसी देवी से कम नहीं हो। काश कि मैं सलोनी के झूठे प्यार के जाल में ना फंसा होता, तो आज हमारी कहानी ही कुछ और होती। हर्षित जी अब ये सब सोच ही रहे थे कि अचानक माधवी जी की नींद खुल गई और हर्षित जी को अपने पास बैठा देखकर वो एकदम से हड़बड़ा कर उठ गई। माधवी जी के इस तरह हड़बड़ाने से हर्षित जी भी अपनी सुध में वापस आ गए और माधवी जी से बोले, हर्षित मेहता, तुम यहाँ क्या कर रही हो और जमीन पर क्यों सोई थी? माधवी मेहता घबराते हुए, वो आपकी तबीयत खराब थी तो मुझे लगा कि आपको किसी चीज की जरूरत ना पड़ जाए तो मैं यहीं रुक गई। हर्षित मेहता, तो यहाँ ऐसे जमीन पर क्यों बैठी हो? अंदर मेरे कमरे में रुक जाती। माधवी जी तो इस बात से पहले से ही हैरान थी कि आज हर्षित जी उससे बात कर रहे हैं, और अब ये बात सुनकर तो उनकी आंखें और भी ज्यादा हैरत से फैल गईं। जैसे ही हर्षित जी को ध्यान आया कि उनके कमरे में आने का हक तो उन्होंने खुद ही माधवी जी से छीना था, तो बात को संभालते हुए बोले, हर्षित मेहता, अब मैं ठीक हूँ तो तुम अपने कमरे में जाकर सो सकती हो। माधवी मेहता डरते हुए, आप कमरे के बाहर, मेरा मतलब आपको कुछ चाहिए था क्या? हर्षित मेहता, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर सो जाओ। माधवी जी का मन तो नहीं था जाने का, पर हर्षित जी के डर से वो चुपचाप वहां से चली गईं। उनके जाने के बाद हर्षित जी खुद से ही बड़बड़ाने लगे, हर्षित मेहता, जानता हूँ कि तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, पर तुम्हें भी आराम करने की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ से भेज दिया। आज तक मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की, पर आज एक वादा करता हूँ
कि बहुत जल्द मैं सब ठीक कर दूंगा। जो सलोनी हमारे रिश्ते में घर कर गई थी, उसको अब मैं जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे जरूर माफ कर दोगी। बस कुछ दिनों की बात है। अब हर्षित जी का अब कहीं भी जाने का मन नहीं होता, तो वो वापस अपने कमरे में चले जाते हैं और बेड पर लेटकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं, जब उनकी माधवी जी से शादी हुई थी और उन्होंने उस दिन के बाद से उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। ये सोचकर वो शर्मिंदा हो जाते हैं और सोचते हैं, हर्षित मेहता, मैं इतना बुरा कैसे बन गया। वो बेचारी सिर्फ मेरे ही भरोसे अपना घर परिवार सब छोड़कर यहाँ आई थी और मैंने ही उसे कभी इज्जत ना दी। बस अब और नहीं, अब से मैं माधवी की खोई हुई इज्जत को वापस लौटा कर रहूंगा। वो सब सोचते सोचते एक बार फिर से हर्षित जी की आंख लग जाती है और वो सो जाते हैं। सुबह हर्षित जी जब उठे तो उन्हें अपनी तबीयत में सुधार लगा, इसलिए वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे हॉल में चले गए। वहां सब लोग पहले से ही मौजूद थे। हर्षित जी को वहां देखकर लता जी बोली, लता मेहता, अरे बेटा उठ गए तुम। हम तुम्हारे कमरे में आए थे तो तुम सो रहे थे, इसलिए हम वापस आ गए। अब कैसे हो तुम और ये तैयार होकर कहाँ चल दिए। हर्षित मेहता, जी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसीलिए ऑफिस जा रहा हूँ। राज मेहता, तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे, आराम करो आज और कल ऑफिस आ जाना। हर्षित मेहता, पर पापा। राज मेहता, वैसे करनी तो तुमने अपनी ही मर्जी है, तो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हर्षित मेहता उनका हाथ अपने हाथों में थामते हुए, पापा आप अब तक मुझसे नाराज हैं। हाँ जानता हूँ कि मैंने गलती ही इतनी बड़ी की है, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। हर्षित जी की बात सुनकर राज जी भावुक हो जाते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। उन दोनों को गले लगे देखकर लता जी और इसिका भी उन दोनों के गले से लग जाती हैं और माधवी जी वहीं खड़ी सबको देखने लगती हैं। बाकी सब इशारे से उन्हें भी वहां आने को कहते हैं, पर वो हर्षित जी के कारण मना कर देती हैं। हर्षित जी उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं और अपने मन में कहते हैं, हर्षित मेहता, माधवी, अब तुम्हें मेरे कारण कभी भी अपनी खुशियों का गला नहीं घोटना पड़ेगा। मैं बहुत जल्द सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। बस मैं किसी खास दिन का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से मुझे कोई खास दिन मिल जाए। तभी उन्हें कुछ याद आता है और वो सबसे अलग होते हुए कहते हैं, हर्षित मेहता, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राज मेहता, हाँ बोलो। हर्षित मेहता, अगले हफ्ते इसिका का जन्मदिन है, तो मैं चाहता हूँ कि हम उसके जन्मदिन पर एक पार्टी रखें। राज मेहता, तो वो तो हम हर साल ही रखते हैं हर्षित। हर्षित मेहता, जानता हूँ पापा, पर हर साल एक हम छोटी सी पार्टी रखते हैं, पर इस बार मैं एक ग्रैंड पार्टी रखना चाहता हूँ। इसका, पापा हम जैसे हर साल पार्टी रखते हैं वैसे ही ठीक है ना, और इतना सब करने की क्या जरूरत है। हर्षित मेहता मुस्कुराते हुए, बस इस बार मेरा मन है। क्यों माधवी, तुम क्या कहती हो इस बारे में, क्या ग्रैंड पार्टी होनी चाहिए। हर्षित जी के मुंह से माधवी जी के लिए ऐसी बात सुनकर सबका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। आज तक उन्होंने माधवी जी से सलाह लेना तो दूर की बात, कभी उनसे बात तक नहीं की थी। माधवी जी की आंखों से आंसू छलकने को बेताब थे, इसलिए वो नजरें चुराते हुए उन्हें जवाब देने लगी, माधवी मेहता, जैसा आपको ठीक लगे। हर्षित मेहता, तो ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि इस बार ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। इतना कहकर वो अपने कमरे की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं, पर वो कमरे में न जाकर वहीं छुपकर सबकी बातें सुनने लगते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि माधवी जी उनके इस बर्ताव पर क्या बोलेंगी। इसिका सबसे कहती है, इसिका, आज ये चमत्कार कैसे हो गया कि पापा ने माँ से सलाह मांगी। राज और लता मेहता एक साथ, हमें लगता है कि आज सूरज पश्चिम से निकला है। माधवी मेहता, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। वो तो कल इसिका ने उनके सामने मेरी साइड ली थी और अब इसिका से ही संबंधित बात है तो उन्होंने मुझसे सलाह कर ली। इसिका, पर माँ ये भी तो हो सकता है ना कि सलोनी आंटी की सच्चाई जानने के बाद पापा आपसे अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हो। माधवी मेहता, इसिका, मैं किसी झूठी उम्मीद के सहारे नहीं जीना चाहती। वो खुश हैं और अपने परिवार के साथ उनके सारे गिले शिकवे दूर हो गए। मैं इसी बात से बहुत खुश हूँ। इसिका, अच्छा ठीक है माँ, इस बारे में बात नहीं करते, पर अब जब मेरे जन्मदिन पर इतनी बड़ी पार्टी रखी है तो आज हम शॉपिंग के लिए जाएंगे और सबके लिए अच्छे कपड़े लेकर आएंगे। माधवी मेहता, ठीक है,
पर मुझे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जो कपड़े हैं उनमें से ही पहन लूंगी। इशिका, ऐसे कैसे माँ? आपको भी कपड़े लेने पड़ेंगे। माधवी मेहता, मैं क्या करूंगी नए कपड़े लेकर? मैंने कौन सा कहीं जाना होता है? जो कपड़े हैं मेरे पास वो ही इतने ज्यादा हैं। इशिका, वो सब मैं नहीं जानती, बस आपको भी नए कपड़े लेने ही पड़ेंगे। माधवी मेहता हार मानते हुए, अच्छा बाबा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। इतना कहकर सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं और हर्षित जी अपने मन में सोचते हैं, हर्षित मेहता, चलो अपनी माँ को अच्छे से तैयार करने का काम तो इशिका ने संभाल लिया, अब बस मुझे मेरे सरप्राइज की तैयारी करनी है। ये सोचकर हर्षित जी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। जैसा कि इशिका ने कहा था, माधवी जी और इशिका शॉपिंग के लिए चले जाते हैं और सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और सभी मेहमानों को पार्टी में आने का न्योता भेज दिया जाता है। आखिरकार को वो दिन भी आ जाता है जिसका हर्षित जी को बेसब्री से इंतजार था और इशिका के जन्मदिन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर्षित जी के घर का बगीचा काफी बड़ा होने के कारण इशिका के जन्मदिन की पार्टी वहीं पर रखी गई थी। हर्षित जी ने पूरे बगीचे को अनोखे तरीके से ही सजवाया था ताकि वो माधवी जी को सरप्राइज दे सके। सारी तैयारियां होने के बाद शाम को सब तैयार होने चले गए क्योंकि मेहमान भी बस आने ही वाले थे। सबसे पहले हर्षित जी और राज जी तैयार होकर आए और मेहमानों के स्वागत के लिए बाहर चले गए। माधवी जी तो साधारण तरीके से ही तैयार होना चाहती थीं, पर इशिका की सख्त हिदायत के चलते उन्हें तैयार होने में समय लग रहा था। कुछ समय बाद इशिका, लता जी और माधवी जी भी तैयार हो गईं। इशिका ने वन पीस लाल रंग की ड्रेस पहनी थी, तो वहीं लता जी ने साधारण पर आकर्षक बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और माधवी जी ने किनारों पर झालर वाली लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। तीनों ही बहुत सुंदर लग रही थीं। कुछ समय बाद मेहमान आने शुरू हो गए और सब इशिका को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने लगे। हर्षित जी ने इस पार्टी में सिंघानिया परिवार को भी वहां बुलाया था, तो वो सब भी वहां आए थे और इशिका को मुस्कुराते हुए जन्मदिन की बधाई दे रहे थे। कबीर और इशिका में भी आंखों ही आंखों में कुछ बातें हो रही थी जिसे सिर्फ वो ही समझ रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। बाकी तो किसी को इसकी भनक तक ना लगी। थोड़ी ही देर में हर्षित जी ने रामू से केक लाने का इशारा किया। केक के आते ही इशिका ने केक काटा और बारी बारी से अपने परिवार के सदस्यों को केक खिलाया। इसके बाद हर्षित जी स्टेज पर गए और सबसे नजरें चुराकर एक बार माधवी जी को अच्छे से निहार लेने के बाद माइक लेकर बोलने लगे। हर्षित मेहता, लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव यूर अटेंशन प्लीज। आप सब आज यहाँ आए और हमारी खुशियों में शामिल हुए, इसके लिए आप सबका तहे दिल से आभार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मेरी बेटी इशिका का जन्मदिन है और हम इसी उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं, पर आज मैं यहाँ आप सबके सामने एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। सब हर्षित जी की अनाउंसमेंट का इंतजार करने लगे और उनके परिवार के सदस्य हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हर्षित जी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हर्षित मेहता, आज मैं यहाँ अपनी बेटी के जन्मदिन के साथ साथ अपने और अपनी पत्नी माधवी के रिश्ते के बारे में भी कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे ही हर्षित जी ने ये बात कही तो पूरे परिवार को लगा कि आज हर्षित जी सबको सारा सच बताकर इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इसलिए सबके चेहरे सफेद पड़ गए, पर अब कोई कुछ नहीं कर सकता था, तो सब चुपचाप उनकी बात को सुनने लगे। माधवी जी तो कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं थीं। हर्षित जी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हर्षित मेहता, दरअसल मेरी बेवकूफ़ी के चलते मैंने कभी माधवी को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया और न ही कभी उसे इज्जत दी। हमेशा उसे नज़रअंदाज करता रहा। मुझे कभी उसकी खुशी या गम किसी भी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इन सब के बावजूद भी माधवी ने कभी मुझसे शिकवा नहीं किया और मुझे अपना पति, अपना भगवान मानकर पूजती रही। अब जब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं आप सबके सामने माधवी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। माधवी जी की तरफ देखते हुए, मधु, क्या तुम सारी पुरानी बातों को भुलाकर मुझे माफ़ करके हमारे रिश्ते को सुधारने का एक मौका दोगी? मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद दुनिया की हर खुशी को तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। मैं मेरी जिंदगी के बाकी बचे हुए पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी?
इसके बाद हर्षित जी चुप हो गए और माधवी जी के जवाब का इंतजार करने लगे। माधवी जी ने जिस बात की उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ दी थी, उसे सच होता देख उन्हें यकीन ही नहीं हुआ और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिना पलके झपकाए कभी हर्षित जी को देखती तो कभी राज जी, लता जी और इसिका को देखती। लता जी और राज जी माधवी जी के पास गए और लता जी उनसे कहने लगी, लता मेहता माधवी जी का हाथ थामकर, बेटा मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे ने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, पर हो सके तो उसे माफ करके अपना लो। राज मेहता माधवी जी का सर सहलाते हुए, हाँ बेटा, हो सके तो हर्षित और हम दोनों को माफ कर दो। कुछ लोगों को लगता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी कि इतने समय तक छुपाना पड़े, पर बेटा ये सच छुपाना जरूरी था, क्योंकि उस समय हर्षित उस लड़की के लिए इतना पागल था कि अगर उसे सब सच्चाई पता चलता तो वो कोई गलत कदम उठा लेता। और तुम भी तो, तुम दोनों के रिश्ते के बाद हर्षित को अपना सब कुछ मान बैठी थी। अगर ऐसे में हर्षित कोई गलत कदम उठाता तो इसका तुम पर भी तो गलत असर पड़ता। इसीलिए हमें लगा कुछ समय बाद हम हर्षित को सच बता देंगे ताकि सब कुछ ठीक रहे। यकीन मानो बेटा, हमने हर्षित को सच बताने की कोशिश की थी, पर वो हमसे इतना नाराज था कि उसने हमारी बात ही नहीं सुनी। इस सच को छुपाने के पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं था, इसलिए हो सके तो हम सबको माफ कर दो। बाकी तुम्हारा जो भी फैसला होगा उसमें हम तुम्हारे साथ हैं। बस चुप मत रहो, हर्षित के सवाल का जवाब दो। माधवी मेहता, पापा जी आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि लोगों का काम है कहना। लोगों ने तो हर चीज में कमी निकाल ही देनी होती है। आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया था उन्हें ना बताने का, क्योंकि उस समय ये कॉलेज के स्टूडेंट थे और इन्हें ज़्यादा समझ भी नहीं थी। ये सच में उस समय कोई गलत कदम उठा सकते थे, और हम लोगों की खुशी के लिए अपने परिवार के सदस्य को तो नहीं खो सकते ना। इसके बाद माधवी जी, लता जी और राज जी के कहने पर खुद को संभालते हुए स्टेज की तरफ चल दी। वहां पर जितने भी शख्स मौजूद थे, सब माधवी जी के जवाब का इंतजार करते हुए उनकी तरफ ही देख रहे थे। माधवी जी स्टेज पर जाकर आंसुओं से भरी हुई आंखों से हर्षित जी को देखने लगी। हर्षित जी ने एक बार फिर से अपना सवाल दोहराते हुए माधवी जी से पूछा, हर्षित मेहता बताओ ना मधु, क्या तुम मुझे माफ करके अपनी जिंदगी में शामिल करोगी? माधवी मेहता हाँ में अपना सिर हिलाते हुए, जिंदगी में तो आपको मैंने उसी दिन शामिल कर लिया था जब हमारी शादी हुई थी। बस आपने ही मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने में इतना वक्त लगा दिया। हर्षित मेहता अपने कान पकड़ते हुए, मुझे माफ कर दो मधु, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही तंग किया है। माधवी जी ने हर्षित जी के हाथों को कानों से हटाते हुए ना में सिर हिलाकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद हर्षित जी ने भावुक होकर माधवी जी को गले से लगा लिया। दोनों की ही आंखों में आंसू थे। नीचे खड़े उनके परिवार की आंखों से भी आंसू छलक गए, पर आज सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वहां मौजूद सभी मेहमानों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, जिस कारण माधवी जी और हर्षित जी को वहां खड़े लोगों का ध्यान आया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। माधवी जी के तो गाल शर्म से लाल हो गए थे, वहीं हर्षित जी भी सबसे नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगे। फिर हर्षित जी ने माइक बंद करके माधवी जी से एक सवाल किया, हर्षित मेहता, मधु मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने कभी मुझसे अलग होने की बात नहीं सोची? माधवी मेहता, अलग होने का तो तब सोचती ना जब आपकी कोई गलती होती। मुझे नहीं पता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, पर जिस नज़रिए से मैंने आपको देखा है उसमें मुझे कोई भी गलती नज़र नहीं आई। आपने तो प्यार की एक नई मिसाल कायम की है। इतने बरसों तक सलोनी से अलग रहने के बाद भी आपने अपना एक तरफा प्यार निभाया है। अगर शादी के बाद आपकी जिंदगी में कोई आती या आप मुझे किसी धोखे में रखकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाते तो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती। आपने चाहे मेरे साथ जैसा मर्जी व्यवहार किया हो, पर किसी बाहर वाले को कभी आपने इतना अधिकार नहीं दिया कि कोई मुझे कुछ कह सके। बाहरी दुनिया से हमेशा आपने मेरे सम्मान की रक्षा की है, और जब मैं आपसे अपना एक तरफा प्यार निभाने में पीछे नहीं हटी, जबकि मुझे तो आपको पाने की कभी उम्मीद ही नहीं थी, तो मैं आपके प्यार को गलत कैसे ठहरा सकती हूँ? जबकि आपने तो सलोनी के साथ वक्त बिताया है और हमेशा साथ रहने की कस्में खाई हैं। हर्षित मेहता, मधु सच में तुम बहुत अच्छी हो, जो मेरे बिना कुछ कहे ही मुझे समझती हो। सच बताऊं तो मैंने बहुत बार हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोची, पर हर बार मेरे आगे सलोनी का चेहरा घूम जाता और उसके साथ किए हुए वादे याद आ जाते।
फिर मैं सोचता कि मैं सलोनी से शादी करने का वादा तो नहीं निभा पाया, पर कम से कम मुझसे उम्र भर प्यार करने का वादा तो निभा लूं। इस कारण ही मैंने तुम्हें नज़रअंदाज करता था, क्योंकि मुझे डर था कि मैं कहीं सलोनी को धोखा ना दे दूं और तुमसे प्यार ना कर बैठूं। और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अगर मुझे सलोनी की चालबाजी का पहले ही पता होता तो ऐसा कभी नहीं होता। माधवी मेहता, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। हम पुराने वक्त को तो नहीं बदल सकते, पर हमारे आने वाले कल को तो बदल ही सकते हैं ना। हर्षित जी हाँ में सिर हिला देते हैं और कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। कुछ समय बाद हर्षित जी ने माइक में फिर से कहना शुरू किया। हर्षित मेहता, क्योंकि आज मुझे मेरी पत्नी माधवी का साथ मिल गया है, तो मैं अपनी पत्नी के लिए किशोर कुमार जी का एक गाना पेश करना चाहता हूँ। माधवी जी की तरफ देखते हुए, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आपके लिए ये गाना पेश कर सकता हूँ? माधवी जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और बाकी सब भी हर्षित जी की हौसला अफजाई करने लगे। फिर हर्षित जी ने गाना शुरू किया। हर्षित जी का गाना पूरा होते ही पूरा बगीचा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर कोई हर्षित जी की मधुर आवाज की तारीफ कर रहा था और माधवी जी तो मुस्कुराते हुए हर्षित जी को ही निहार रही थी। तभी इसिका भागती हुई स्टेज पर आई और अपने मम्मी पापा को गले लगाकर खुशी से चहकते हुए बोली, इसिका, थैंक यू सो मच पापा। ये मेरे जन्मदिन का सबसे अच्छा तोहफा है। ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन है। हर्षित मेहता उसका सिर सहलाते हुए, ये सब सिर्फ तुम्हारे ही कारण संभव हुआ है बेटा। अगर तुम उस दिन मुझे वो सब ना बोलती तो शायद मुझे कभी भी मेरी गलती का एहसास ना होता। इसिका मुस्कुराते हुए, पापा, ये सब सिर्फ मेरी अकेली के कारण नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ और भी लोग शामिल थे। हर्षित और माधवी मेहता हैरानी से एक साथ, कौन? इसिका माइक में बोलती है, मेरे सारे पार्टनर आगे आ जाएं। हर्षित जी और माधवी जी कुछ देर तक हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। फिर इसिका को देखने के बाद स्टेज के सामने देखते हैं तो वो पाते हैं कि सामने राज जी, लता जी, नमिता जी, रणवीर जी और कबीर खड़े मुस्कुरा रहे थे। हर्षित जी और माधवी जी को तो कुछ भी समझ ही नहीं आता कि इसिका उन्हें बताती है। इसिका, दरअसल मैं और कबीर एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, पर मेरी शादी से पहले मैं आप दोनों के बीच का रिश्ता ठीक करना चाहती थी। इसलिए हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया और देखिए, हमारा प्लान काम कर गया। माधवी मेहता, मतलब उस दिन तुमने जो कबीर से शादी करने के लिए मना किया था, वो सब एक नाटक था? इसिका मुस्कुराकर, जी माँ, पहले तो हम आपको भी इस नाटक में शामिल करना चाहते थे, पर हमें पता था कि आप इस अभिनय को निभाने से मना कर देंगी, इसलिए हमने आपको कुछ नहीं बताया। हर्षित मेहता अपने हाथ जोड़ते हुए, मान गए तुम सबको। फिर सिंघानिया परिवार की तरफ देखते हुए, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने में मदद की। रणवीर सिंघानिया, अरे यार, अब तो हमें शर्मिंदा मत कर, ये तो हमारा फर्ज था। अब तो हमारे रिश्ते की भी प्रमोशन हो गई है। पहले हम सिर्फ दोस्त थे, अब समधी होने वाले हैं। हर्षित जी रणवीर जी को गले लगा लेते हैं। इसके बाद राज जी स्टेज पर आते हैं और सबसे कहते हैं, राज मेहता, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब यहाँ आए और हमारी इन खुशियों को दोगुना करने में आपने साथ दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आप सबसे एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि अगले महीने की 24 तारीख को मेरे बेटे और बहू की 25वीं सालगिरह है, और चूंकि उनके रिश्ते की अच्छे से शुरुआत अभी हुई है, तो इसलिए मैं उस दिन हर्षित और माधवी की शादी फिर से करवाना चाहता हूँ और इस सब में आप सब आमंत्रित हैं। और उसी दिन हमारी पोती इसिका की भी शादी कबीर सिंघानिया से होगी, तो आप सब यहाँ आकर सबको अपना आशीर्वाद दीजिए। राज जी के अनाउंसमेंट से सब बहुत खुश होते हैं और एक बार फिर से पूरे बगीचे में तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंज गई। धीरे धीरे पार्टी खत्म हुई और सब अपने अपने घर चले गए। अगले दिन से मेहता और सिंघानिया परिवार में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, क्योंकि एक ही दिन दो शादियां थीं। पहले हर्षित जी और माधवी जी की शादी होनी थी और उसके बाद इसिका और कबीर की। धीरे धीरे समय बीतता गया और सब लोग अपनी तैयारियों में लगे रहे। हर्षित जी और माधवी जी को पहले की ही तरह अलग कमरों में रहने की हिदायत दी गई
और दोनों इस हिदायत का पालन भी कर रहे थे, क्योंकि दोनों ही एक रूहानी रिश्ता चाहते थे। हर्षित जी अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय माधवी जी के ही साथ बिताते थे, ताकि माधवी जी को अच्छे से समझ सकें। परिवार के सब लोग बहुत खुश थे। भगवान की कृपा से 1 महीना हंसी खुशी बीत गया और उनकी शादी का दिन भी आ गया। पूरे घर को दुल्हन की तरह बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। तय समय पर मेहमान भी वहां पहुंच चुके थे। माधवी जी और इसिका भी दुल्हनें बनकर अपने दूल्हों का इंतजार कर रही थीं। माधवी जी को इस उम्र में ऐसे शादी का जोड़ा पहनना और शादी करना थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए उन्होंने इसिका से कहा, माधवी मेहता, इसिका तुम्हारी शादी तक तो ठीक था, पर हमारी शादी की क्या जरूरत थी? लोग क्या कहेंगे कि बुढ़ापे में इनको फिर से शादी करने की याद आई है। इसिका, माँ, किसने कहा कि आप बूढ़ी हो गई हो और आप लोगों को छोड़कर सिर्फ अपने और पापा के रिश्ते के बारे में सोचिए। वैसे भी बहुत से लोग अपनी 25वीं सालगिरह पर ऐसे दोबारा शादी करते हैं, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। इसिका ने माधवी जी को दिलासा दिया। माधवी जी तो इतनी घबराई हुई थी कि उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं था कि आज उनकी नन्ही सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है कि किसी की दुल्हन बनने जा रही है। जब माधवी जी सामान्य हुई और उन्हें इस बात का ध्यान आया, तो उन्होंने इसिका पर खूब प्यार लुटाया। कुछ समय बाद शादी का मुहूर्त हो गया, तो माधवी जी को मंडप पर ले जाया गया। इस बार हर्षित जी ने पूरे मन से सारी रस्में निभाईं और अपने दिल से माधवी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद उन्होंने अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया। उन दोनों की शादी के बाद इसिका और कबीर की शादी हुई। हर तरफ ढेर सारी खुशियां फैली हुई थीं और इतना अच्छा दिन दिखाने के लिए सब भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।